नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 विषय हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की भी वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं या फिर होने वाली हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखें और अपने पेपर से पहले इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पूरे पेपर को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक यहाँ पे 70 का निर्धारित है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। चलिए अब हम खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो भैया हरिवंश राय बच्चन जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच एक उपन्यास है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो तीसरे का सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो यहाँ पर भी मैथिली शरण गुप्त को मिला है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है छायावादी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? तो भैया वियोगी हरि जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक के कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? तो भैया अज्ञे ने कहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद जो है दोस्तों वो रीति काल के कवि हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो घनानंद जो है वो रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर सी शब्द आ गया, सी शब्द आ जाए, सरिस शब्द आ जाए, ठीक है। और जो जहाँ पर दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा गया है भूरे बालों के कतरन के समान है वो और उसका छोटापन नहीं छुपा। कौन? चींटी है ना। तो यहाँ पर चींटी की तुलना बालों के कतरन से की जा रही है, तो उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है। अगला क्वेश्चन है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम लोग क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है दोस्तों उसको यति कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ गति नहीं है, यति सही होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुआं का तत्सम रूप क्या होगा? तो कुआं का तत्सम रूप होता है दोस्तों कूप, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र शब्द में कौन सा समास है? तो जहां पर पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर दोस्तों द्विगु समास होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदैव को तोड़ के लिखेंगे तो सदा धन एव आएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है दिनकर दिवाकर भास्कर, ये किस शब्द के पर्याय हैं? तो दोस्तों ये सूर्य के पर्याय हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मया शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? ठीक है, तो मया शब्द में दोस्तों तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो 17 का ए नंबर एकदम करेक्ट होगा। अगला है गच्छामी रूप किस लकार का रूप है? तो गच्छामी जो है दोस्तों वो लट लकार का रूप है, तो 18 का डी नंबर करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे लट लकार का है ना, तो 18 का डी नंबर एकदम सही है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आयु है, ठीक है। ये अत्यधिक नहीं होता है दोस्तों, अत्यधिक होता है, यानी यहाँ पर ये बड़ा या है। उसके बाद आगामी नहीं होता है, ये आगामी होता है, बड़ा आ होगा। और अनसूया नहीं होता, ये होता है अनसूया। क्या होता है? अनसूया। तो यहाँ पर ये नू गलत है, ठीक है। अब सम्मुख का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है, तो विमुख होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि इस गद्यांश को पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। इसके नीचे 3 प्रश्न है और एक प्रश्न 2 नंबर का, तो पूरा गद्यांश आपका 6 नंबर का हो गया, ठीक है। तो मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो भैया पाठ का नाम हमसे पूछा गया है, तो इसमें पाठ का नाम जो है दोस्तों ये गिल्लू पाठ से लिया गया है। किसमें से लिया गया है? गिल्लू पाठ से। और लेखिका या लेखक का नाम क्या है? तो महादेवी वर्मा जी हैं, सभी लोग जानते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब गर्मी का मौसम रहता था
और जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू भी घर से बाहर नहीं जाता था, है ना, और ना ही वो अपने झूले में बैठता था। वो मेरे निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक नया तरीका उसने खोज निकाला था। यानी वो मेरे साथ हमेशा रहता था, इसलिए उसे गर्मी भी ना लगे। गर्मी से बचने के लिए उसने ये तरीका खोजा था कि वो मेरे पास रखी एक सुराही पर लेट जाता था, जिससे उसको वो मेरे पास भी रहता था और उसको बराबर ठंडक भी लगती थी। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि भाई गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था, तो लेखिका जी के पास में रखी हुई सुराही पर लेट जाता था। तो यहाँ पर आपका सुराही सही हो जाएगा। अब दूसरे में आपको पद्यांश दिया गया है, इसके नीचे भी 3 प्रश्न है और पूरा पद्यांश आपका 6 नंबर का है दोस्तों। तो कूकै लगी कोयले कदम्बन पर बैठी फेरी धोए धोए पात हिली हिली सरसय लगे। अब बोला गया प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो किस पाठ से लिया गया है, तो प्रेम माधुरी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, प्रेम माधुरी से। तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो इस तरीके से हमारा संदर्भ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कूकै लगी कोयलें, अर्थात बरसात का मौसम आ गया है और कोयलें जो हैं वो बोलने लगी हैं। कदम्बन पे बैठी बैठी मतलब बैठ बैठ करके, फेरी मतलब फिर से, और बारिश के पानी से धोए हुए पत्ते जो हैं हिल हिल करके बहुत ही अच्छे लगने लगे। साथ ही बोले लगे दादुर अर्थात मेढक बोलने लगे, और मयूर भी फिर से नाचने लगे। और इन सब दृश्यों को देख करके संजोगी जन जो है, संजोगी जन मतलब ये कह लो, संजोगी जन मतलब बाबू सोना वाले लोग। ठीक है। तो संजोगी जन मतलब ऐसे व्यक्ति जो संजोगी व्यक्ति हैं, उनके हृदय जो है ये सब दृश्य देख करके क्या होने लगे, हर्षने लगे अर्थात प्रसन्न होने लगे। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, तो प्रस्तुत पद्यांश में दोस्तों बारिश के मौसम में वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तीसरे में आपके अनिवार्य संस्कृत के एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। 4 अंक यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये सदाचारः चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। तो सदाचारः नाम नियम संयमेव पालम अस्ति, अर्थात सदाचार नाम जो है ये नियम और संयम का पालन होता है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में प्रतिष्ठित होता है। इंद्रिय संयम संतुलित आहार और संतुलित सपने देखने से संभव होता है। क्या उचित है क्या अनुचित है, यह सदाचार के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। जो कोई पुरुष भी महान हुए हैं वो संयम और सदाचार के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो लोग नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, नियम पूर्वक सोते हैं, जागते हैं और खाना खाते हैं, पीते हैं, वो निश्चित ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक संस्कृत पद्यांश दिया जाएगा, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर भी 4 अंक आपको दिए जाएंगे। तो सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनुसूयः च सतः वर्षाणि जीवति, अर्थात सभी लक्षणों से हीन होते हुए पर भी जो मनुष्य सदाचारवान है, श्रद्धालु है और ईर्ष्या ना करने वाला है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आगे लिखा है आचारात लभते ही, अर्थात आचरण के द्वारा ही हमको आयु प्राप्त होती है, आचरण के द्वारा ही हमको धन प्राप्त होता है। और आगे चलते हैं तो आगे लिखा है आचारात लभते कीर्तिम, अर्थात आचरण के द्वारा ही हमको यश प्राप्त होता है। और आचारः परमम धनम, अर्थात आचरण ही परम धन होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 5वें क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है कि दीपदान एकांकी की कथा आप संक्षेप में लिख दीजिए, आपको 5 अंक दे दिया जाएगा। या फिर नए मेहमान एकांकी के आधार पर आप विश्वनाथ का चरित्र चित्रण कर दीजिए, तब भी आपको 5 अंक दे दिया जाएगा। 6वें में आपको 3 लेखकों का नाम दिया जाएगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए रचना लिखनी है, 4 अंक यहाँ से मिल जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और महादेवी वर्मा। खा में आपको 3 कवियों का नाम दिया जाएगा, किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचना लिखनी है, कबीरदास, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर भी आपको 4 अंक दे दिया जाएगा। 7वें क्वेश्चन में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है, यानी ऐसा श्लोक जो आपने याद किया है और ये पेपर में ना आया हुआ हो, याद रखिएगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। 8वें क्वेश्चन में बोला गया है या आपकी तबीयत खराब है और इस वजह से अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखो, या फिर बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 1 सप्ताह के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखो, 5 अंक यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। तो भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति, तो हम लोग लिखेंगे भक्ता भगवान प्रति श्रद्धावान भक्तिमान च अस्ति। ठीक है। अब रामदासः कदा उत्तिष्ठति, तो रामदासः सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठति। अगला है सिद्धि मंत्रः किम आसीत्, तो सिद्धि मंत्रः कर्तव्य पालनम आसीत् अस्ति। ठीक है। अब यहाँ पर 4 में से किसी एक मुहावरे का हमें अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। तो आसमान टूट पड़ना मतलब बहुत भारी मुसीबत आ जाना, आंख दिखाना मतलब गुस्सा दिखाना,
आँख से उतर जाना मतलब नज़रों से गिर जाना, और उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल काम करना। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको दिखाया। पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वायरल है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।